हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं विनय सर द कंप्लीट जोन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है भारत की नदियां। क्या है? भारत की नदियां। और दोस्तों याद रखेंगे, अगर आप अच्छे लेवल का अगर कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि नदियों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कौन सी शहर किस नदी के किनारे है, कौन सी नदी किन किन राज्यों को आपस में जोड़ती है, कौन सी नदी का मुहाना कहाँ पे है, कौन सी नदी का उद्गम कहाँ पे है, कौन सी नदी एक दूसरी नदी किसकी सहायक नदी है, कौन कौन सी नदियाँ आपस में एक जगह मिल रही हैं। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि रिसेंटली अभी एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि लॉकडाउन होने से एक महीना 15-20 दिन पहले एक रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था। एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन कि तमिलनाडु और कर्नाटक को जोड़ने वाली कौन सी नदी है। तो इसमें बहुत तरीके के इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कौन सा डैम किस नदी पे है, इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम बात करते हैं भारत की नदियों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ तो याद रखिएगा आप नदियों के बारे में कि अगर नदी होगी तो उसमें पानी होगा। जाहिर सी बात है, नदी है तो पानी है। यानी कि नदी का सबसे पहली चीज़ क्या है कि उसका पानी कहीं ना कहीं से निकल रहा होगा और कहीं ना कहीं जाकर गिर रही होगी, या फिर किसी बड़ी नदी में मिल रही होगी, या फिर किसी महासागर में गिर रही होगी, या किसी खाड़ी में गिर रही होगी। ये नदी का जाहिर सी बात है सबसे क्लियर पॉइंट है। तो देखिए, हम बात करते हैं नदियों के बारे में, तो याद रखिएगा। और हमारा टॉपिक ही है भारत की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हमें हमारे पास भारत का मैप होना चाहिए, तभी तो हम बता सकेंगे कौन सी नदी किधर जा रही है, किधर गिर रही है, किन किन राज्यों को आपस में जोड़ रही है। इस तरीके से हमें सबसे पहले मैप की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, नदी का तो हमने बता दिया कि डिफिनेशन क्या है। उसके बाद से हम बात करते हैं, अगर नदी का अगर रिलेटेड बारे में बात किया जाए तो कहीं कहीं पे अगर पेपर में आ जाता है ड्रैगन सिस्टम। ड्रैगन सिस्टम क्या चीज़ है? यानी कि अपवाह तंत्र। तो दोस्तों, ये अपवाह तंत्र यानी कि ड्रैगन सिस्टम है कुछ नहीं, बस एक छोटा सा सिंपल सा डिफिनेशन है। अगर आप लोगों को समझ में, जाहिर सी बात है, बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे, अपवाह तंत्र। देखिए, जब छोटी छोटी जलधाराएं क्या होती है, छोटी छोटी जलधाराएं मिलकर के जब एक बड़ी जलधारा का निर्माण करती हैं, तो उन छोटी छोटी जो जलधाराएं मिली होती हैं, उनसे घिरा हुआ जो भी आसपास का क्षेत्र होता है, चाहे वो जितना बड़ा हो या जितना छोटा हो, उनसे घिरा हुआ जो भी क्षेत्र होता है वही ड्रैगन सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र कहलाता है। क्लियर हुआ? तो देखिए, हम बात कर रहे हैं भारत की नदियों के बारे में। तो याद रखेंगे, भारत का जो इस साइड का हिस्सा है, इधर है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। उसके बाद से जो इस साइड है, इधर है अरब सागर। क्या है? अरब सागर। और दोस्तों याद रखेंगे, भारत की जो नदियां हैं दो हिस्सों में बांटी गई हैं। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। पहली है हिमालयन नदी। क्या है? हिमालयन नदी। और दूसरी प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयन और प्रायद्वीपीय। हिमालयन, हिमालयन से आप क्या समझ रहे हैं? हिमालयन से यानी कि हिमालय। हिमालयन अगर आपको किसी ने बोला तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? हिमालय आएगा। यानी कि हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं, हिमालय की क्षेत्र से, उन सारी नदियों को हिमालयन नदियों के हिस्सों में रखा गया है। और प्रायद्वीपीय नदी यानी भारत की दक्षिणी हिस्सों में जो भी नदियां निकलती हैं उनको प्रायद्वीपीय नदियों के हिस्सों में रखा गया है। यानी कि हम सबसे पहले बात करते हैं, देखिए ये जो हिस्सा है यहाँ से, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है, ये नेपाल से होते हुए जो भी हिस्सा है, ये पूरा हिमालयन हिस्सों के अंदर आता है। यानी कि हिमालय का हिस्सा ये पूरा का पूरा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की हिमालयन नदियों के बारे में। दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पे है तिब्बत की पठार। क्या है? तिब्बत की पठार। और इस तिब्बत के पठार से ही कैलाश मानसरोवर यहीं पे, तिब्बत की पठार पे। और यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ पे मानसरोवर। क्या है? मानसरोवर। और इस मानसरोवर से एक नदी निकलती है जो कि उत्तर भारत से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और दोस्तों, ये और कोई नदी है नहीं है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। आप लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, सिंधु घाटी के बारे में पढ़ा होगा।
तो जो सिंधु घाटी और जो सिंधु सभ्यता थी इसी नदी के किनारे बसी हुई थी। यानी कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जो भी सभ्यता होती थी वो कहाँ कहाँ विकसित होती, किसी नदी के किनारे, किसी झील के किनारे, बड़े बड़े जो भी नदियाँ उनके किनारे सभ्यताओं का विकास होता था। यानी कि नदियाँ हमारे जीवन कालीन में बहुत उपयोगी चीज़ें हैं। जो भी मानव जाति का अगर विकास हुआ है तो ज़्यादातर स्टार्टिंग में नदियों के किनारे ही बसे हुए सभ्यता थे। तो इस सिंधु नदी के किनारे सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी थी, यहीं पे विकास हुआ था उनका। तो इस सिंधु नदी की दोस्तों लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर। ये नदी है सिंधु नदी और इस नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर। और दोस्तों याद रखेंगे इस सिंधु नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं, जिनमें से प्रमुख हम बात करते हैं झेलम नदी, चिनाव नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। कौन कौन सा? झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। ये हमारा सबसे पहले झेलम, दूसरे नंबर पे चिनाव, तीसरे नंबर पे रावी, उसके बाद ब्यास, उसके बाद सतलज। दोस्तों ये झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। देखिए जो झेलम नदी है वो श्रीनगर के किनारे स्थित है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर जो हमारा जगह है ये श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद सतलज नदी से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि सतलज नदी से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर, जो कि इस नहर से राजस्थान में खेतों की सिंचाई सबसे ज़्यादा की जाती है। तो इस इंदिरा नदी से क्या होता है कि राजस्थान में पानी दी जाती है खेतों की सिंचाई के लिए। तो सबसे ज़्यादा फायदा इंदिरा नदी से किसको होता है? राजस्थान को होता है। और दोस्तों याद रखेंगे इस सतलज नदी पे ही सबसे जो ऊंचा बांध है ये यहीं पे है, भांगड़ा नांगड़ बांध। क्या नाम है? भांगड़ा नांगड़ बांध। किस नदी के किनारे? तो सतलज नदी के किनारे। और दोस्तों इस यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो सिंधु नदी की सहायक 5 नदियां हैं जो इम्पोर्टेंट, जो कि प्रमुख है, इनका क्रम क्या है? क्या पूछ देता है? क्रम पूछ देता है। तो क्रम क्या हो जाएगा? झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। ये ठीक इसी क्रम में ये सारी नदियां लगी हुई हैं। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया सिंधु नदी। अब याद रखेंगे इस उत्तराखंड से गंगोत्री नामक स्थान से एक नदी निकलती है। दोस्तों ये नदी उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। दोस्तों ये और कोई नदी नहीं है, जो कि ये नदी है गंगा नदी। क्या है? गंगा नदी इसका नाम है। दोस्तों याद रखेंगे गंगा नदी का गंगा नाम तब पड़ता है जब इसमें 2 नदियां आकर मिलती हैं और उन 2 नदियों का नाम क्या है? अलकनंदा और भागीरथी। क्या नाम है? अलकनंदा और भागीरथी। जब ये अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियां आकर के उत्तराखंड के ही देवप्रयाग नामक स्थान पे मिलती हैं, जहां से इस नदी का नाम पड़ जाता है गंगा। क्या नाम पड़ जाता है? गंगा। और जब ये भारत से निकलकर जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस गंगा नदी का नाम बदल जाता है और उस गंगा नदी का नाम पड़ जाता है पद्मा। क्या पड़ता है? पद्मा। तो देखिए इस गंगा नदी की लंबाई जो है 2550 किलोमीटर है। कितना है? 2550 किलोमीटर। 2550 किलोमीटर। क्या नाम है इसका? गंगा। गंगा नदी की लंबाई हो गई 2550 किलोमीटर। और इस गंगा नदी की कई सहायक नदियां भी हैं। गंगा नदी की कई सहायक नदियां हैं, जिसमें से एक और उत्तराखंड से नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी। क्या नाम है? यमुना नदी। और यही यमुना नदी हमारे प्रयागराज में जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है यहीं पे जाकर मिलती हैं गंगा, यमुना और एक अदृश्य नदी जिसका नाम है सरस्वती, जहाँ पे जाकर मिलती हैं और यहीं पे संगम का नाम दिया गया है। तो दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। और यमुना नदी की भी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हो गया चंबल, हो गया बेतवा, हो गया केन, हो गया। देखिए चंबल, बेतवा, केन, और भी इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो प्रमुख कौन कौन सी होंगे? चंबल, बेतवा, केन। और यमुना नदी जो है, यमुना नदी ये भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है और गंगा की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या नाम है? यमुना।
अब देखिए दोस्तों, गंगा नदी से हम और भी कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अब ये बांग्लादेश में जा रही है, तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ जाता है दोस्तों? पद्मा पड़ जाता है। क्या क्या नाम पड़ जाता है? पद्मा। क्लियर हुआ? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गंगा नदी का नाम पद्मा कब पड़ता है, या फिर यहाँ से अलकनंदा और भागीरथी से भी क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी का नाम गंगा कब पड़ता है, तो किसकी किन किन नदियों को मिलने के बाद पड़ता है? भागीरथी, अलकनंदा। ये कहाँ मिलती है? उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पे। क्लियर हुआ? अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, हिमालय नदियों में एक और प्रमुख नदी के बारे में बात करते हैं। इस मानसरोवर से एक और नदी निकलती है जो कि तिब्बत से होते हुए और भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ पे? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और ये नदी भी जा कर के हमारी गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, इस नदी का नाम कोई और नदी नहीं है, इस नदी का नाम है सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। दोस्तों, जब ये तिब्बत में ये नदी होती है तो इसका नाम है सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। और जब यही नदी भारत में प्रवेश करती है तो दोस्तों इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। क्या नाम पड़ जाता है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र। और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम फिर से बदल जाता है और इसका नाम पड़ जाता है जमुना नदी। क्या पड़ जाता है? जमुना नदी। क्या पड़ जाता है? जमुना नदी। और दोस्तों, इस नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितना है? 2880 किलोमीटर। क्लियर हुआ दोस्तों? कितनी है? 2880 किलोमीटर। लेकिन इसका बहुत कम हिस्सा ये भारत में आता है। कितना आता है? 915 किलोमीटर। कितना आता है? 915 किलोमीटर इसका हिस्सा भारत में बहता है। समझ में आया? तो देखिए, जब ये नदी तिब्बत में बहती है तो इसका नाम सांगपो है। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नाम पड़ जाता है। और जब यही नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना। क्या नाम पड़ जाता है? जमुना। और जब यही जमुना नदी जा करके जब हमारे पद्मा नदी से मिलती है तो इसका नाम दोस्तों फिर से बदल जाता है और इसका नाम पड़ जाता है दोस्तों मेघना नदी। क्या नाम पड़ जाता है? मेघना। क्या पड़ जाता है? मेघना। तो इसको दोस्तों हम एक बार क्लियर समझते हैं। देखिए, जब ये गंगा नदी जो है कि भारत में होती है तो गंगा के नाम से जानी जाती है। और जब ये नदी बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा के नाम से हो जाती है। किस नाम से? पद्मा नाम पड़ जाता है। और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी जब ये भारत में होती है तो क्या नाम होता है? ब्रह्मपुत्र। क्या होता है? ब्रह्मपुत्र होता है। और जब बांग्लादेश में जाती है तो जमुना नाम पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? जमुना नाम पड़ जाता है। तो देखिए दोस्तों, भारत में किस नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से। और जब बांग्लादेश में जाते हैं तो किस नाम से? जमुना के नाम से। जमुना। और दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही याद रखेंगे कि जब ये पद्मा और जमुना जब आपस में मिलते हैं तो इनका नाम पड़ जाता है दोस्तों मेघना। क्या नाम पड़ जाता है? मेघना। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ लीजिएगा कि किस किस टाइप का हो रहा है। ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं भारत। क्या लिख दे रहा हूँ? भारत। भारत में जब गंगा नदी नाम है तो जब बांग्लादेश में जाती है तो क्या पड़ जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। और फिर इसके बाद से जब ये ब्रह्मपुत्र नदी ये जो सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र, और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है जमुना, और जब पद्मा और जमुना मिल जाती हैं तो नाम क्या पड़ जाता है? मेघना। क्या नाम पड़ जाता है? मेघना। देखिए दोस्तों, ये हमारे यहाँ क्लियर हुआ। और उसके बाद से एक सिंधु नदी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक आप लोग और याद रखिएगा कि सिंधु नदी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु नदी जल समझौता। क्या पूछा जाता है? सिंधु नदी जल समझौता। तो दोस्तों, सिंधु नदी जल समझौता क्या चीज़ है, आइए देख लेते हैं। देखिए, जब 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक समझौता किया गया जिसका नाम पड़ा सिंधु समझौता। क्या नाम पड़ा? सिंधु समझौता। और सिंधु समझौता में हुआ क्या था, आइए देखिए इस सिंधु नदी, सिंधु और झेलम, सिंधु झेलम और चिनाब समझौता ये हुआ था कि सिंधु झेलम और चिनाब की जो भी पानी है उसकी 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और उसके बाद से जो 20% जल बचेगा वो भारत यूज करेगा। 80% जल पाकिस्तान। कौन कौन सी नदी का?
सिंधु, झेलम और चिनाब। उसके बाद से बचती हैं 3 नदियाँ, रावी, ब्यास और सतलज। कौन सी? रावी, ब्यास और सतलज। और ये समझौता किया गया कि जो रावी, ब्यास और सतलज की जो भी पानी है उसकी 80% जल जो भी है ये भारत प्रयोग करेगा, और उसके बाद से जो 20% जल है ये पाकिस्तान यूज करेगा। 1960 के समझौते में यही समझौता हुआ था। अब देखिए, अब हमारा यहाँ से 3 नदियाँ कंप्लीट हो गए। देखिए गंगा नदी की और भी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पे इधर से एक नदी आती है जिसका राम गंगा है, उसके बाद से घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, कई सारी सहायक नदियाँ इसकी। और देखिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से हम एक और नदी यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपने एक पर्वत श्रृंखला सुनी होगी नाम, जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला है। क्या? कहाँ की? विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला, जिसका नाम है अरावली पर्वत। क्या नाम है? अरावली पर्वत। और दोस्तों इस अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। क्या नाम है? लूनी नदी। और ये लूनी नदी जो है कि कच्छ के तट में विलीन हो जाती है। ये किसी महासागर या किसी बड़ी नदी में जाकर नहीं मिलती है, ये कच्छ के तट में विलुप्त हो जाती है। क्या नाम है? लूनी नदी। क्लियर हुआ? इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। दोस्तों याद रखेंगे इस प्रायद्वीपीय नदियों में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि यहाँ पे एक स्थान है जो कि है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। और इस अमरकंटक से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ से 3 नदियाँ, भारत में 3 नदियाँ 3 दिशा में निकलती हैं। कहाँ से? अमरकंटक से। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से 3 नदियाँ 3 दिशा में निकलती हैं, तो कौन सा स्थान है? अमरकंटक। देखिए एक नदी है नर्मदा नदी। क्या नाम है? नर्मदा नदी, जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। और दूसरी नदी है ये सोन नदी। क्या नाम है? सोन नदी। और ये सोन नदी जाकर के गंगा नदी में मिलती है। किससे मिलती है? गंगा नदी में। ये हो गया हमारा नर्मदा नदी, ये हो गया सोन नदी। और यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी। क्या नाम है? महानदी। और ये महानदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग क्लियर हुआ, इसका नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है? नर्मदा नदी। ये हो गया हमारा सोन नदी और ये हो गया हमारा महानदी। अगर दोस्तों आप लोगों को इसको अगर सीरीज में एक याद करना है तो बस आप लोग एक नाम याद रख लीजिए, सोनम। क्या नाम रखिए? सोनम। देखिए इस सोनम से आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट ये याद हो जाएगा कि दोस्तों सो से सोन नदी, न से नर्मदा नदी और म से महानदी। सोनम आप लोग याद रखेंगे अमरकंटक सोनम, इससे आप लोग याद रखेगा सोनम यानी सोन नदी, न से नर्मदा नदी और म से महानदी। तो दोस्तों इस महानदी से एक और चीज़ याद रखेंगे कि जो हमारा हीराकुंड का बांध है इसी महानदी के किनारे स्थित है, जो कि सबसे लंबा बांध है। क्या ना क्या कैसा बांध है? सबसे लंबा बांध है, जिसका नाम है हीराकुंड डैम। क्या नाम है? हीराकुंड डैम। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। और एक और याद रखेंगे, यहीं से एक नदी निकलती है। कहाँ से? यहीं से नहीं, सतपुड़ा से निकलती है। कहाँ से? सतपुड़ा से निकलती है, जो कि नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। किसके समानांतर? नर्मदा नदी के। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कई बार एग्जाम में कि नर्मदा नदी के समानांतर बहने वाली कौन सी नदी है, तो उसका नाम है, ये किसी और नदी का नाम नहीं है, ये नाम है दोस्तों ताप्ती नदी। क्या नाम है? ताप्ती नदी। और ये नदी का उद्गम कहाँ पे है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। क्या नाम है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ से ये निकलती हैं और जाकर के मिलती कहाँ पे है? अरब सागर में। कहाँ मिलती है? अरब सागर में। दोस्तों इस नर्मदा नदी और ताप्ती नदी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो कौन सी पहाड़ियाँ? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। याद रखेंगे, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किन दो नदियों के बीच में स्थिर है? तो किन दो नदियों के बीच में स्थिर है? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। और ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नर्मदा नदी के समानांतर बहने वाली कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी के समानांतर बहने वाली कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। अब देखिए इसके बाद से हम आते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक स्थान है
कौन सा स्थान है? महाराष्ट्र। क्या स्थान है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी नदी। क्या नाम है? गोदावरी नदी। और ये गोदावरी नदी निकल करके कहाँ जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये गोदावरी नदी दोस्तों नासिक, कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है, यानी इसका उद्गम स्थान नासिक है, जहाँ पे कुंभ यहाँ पे भी नासिक में लगता है। और इस नासिक से ये गोदावरी नदी निकल करके कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए, ये हो गया हमारा गोदावरी नदी। और दोस्तों इस गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितना है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। उसके बाद से दोस्तों देखिए, इसी महाराष्ट्र से एक और नदी निकलती है। कहाँ से? इसी महाराष्ट्र से एक और नदी निकलती है जो कि महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, और ये भी नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इस नदी का नाम है दोस्तों कृष्णा नदी। क्या नाम है? कृष्णा नदी। और दोस्तों कृष्णा नदी की लंबाई है 1410 किलोमीटर। कितना है? 1410 किलोमीटर। क्या नाम है? कृष्णा नदी। और दोस्तों इस गोदावरी नदी से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि गोदावरी नदी जो है, इस गोदावरी नदी का, ये गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदियों में ये सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी की अन्य और भी कई सारे नाम हैं, जैसे कि बूढ़ी गंगा के भी नाम से जाना जाता है, बृहत गंगा के भी नाम से जाना जाता है इस गोदावरी नदी को। अब देखिए, उसके बाद से एक नदी आती है जो कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। कहाँ से? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जो कि ये भी जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और दोस्तों याद रखेंगे, इस बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से? कर्नाटक से, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। और ये और कोई नदी नदी नहीं है। इस नदी का नाम है दोस्तों कावेरी नदी। क्या नाम है? कावेरी नदी। और इस कावेरी नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर। क्या नाम है? 800 किलोमीटर। और दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि एसएससी सीजीएल के जो रिसेंटली एग्जाम हुए उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सी ऐसी नदी है जो तमिलनाडु और कर्नाटक दो राज्यों को आपस में जोड़ती है। ये कोई और नदी नहीं है। इस नदी का नाम है कावेरी नदी। क्या नाम है? कावेरी नदी है। और इस नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर। कितनी? 800 किलोमीटर। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं इस सोन नदी के बारे में। देखिए, सोन नदी एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से जाकर के गंगा नदी में मिलती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ देता है कि गंगा नदी में कौन सी ऐसी नदी है तो दक्षिण भारत से आकर के उसमें गंगा नदी में मिलती है। तो गंगा नदी में दक्षिण भारत से कौन सी नदी जाकर मिलती है? सोन नदी। कहाँ पे? ये पटना में मिलती है। कहाँ मिलती है? पटना में मिलती है। और दोस्तों इधर का आप लोगों का पूरा सिस्टम समझी में आ गया है कि ये सिंधु नदी का जो सिंधु नदी समझौता, जल समझौता, ये क्या है, और ये पद्मा का कब नाम पड़ता है, मेघना कब नाम पड़ता है, ये सारी चीज़ें आप लोग क्लियर हुई। अब देखिए होता क्या है, और आप लोग याद रखिएगा कि ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ऐसे दो सबसे बड़ी नदियाँ हैं जो कि जा करके अरब सागर में मिलती हैं। जैसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जो कि प्रायद्वीपीय नदियों में। तो कौन सी नदी है? ये ताप्ती नदी है। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, जो कि अरब सागर में जाकर गिरती हैं। और दोस्तों एक रिसेंटली जो कि अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, उस यूपीएससी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय नदियों में कौन कौन सी नदियाँ हैं जो उत्तर भारत यानी कि हिमालय को पार करने के बाद जो है कि भारत में प्रवेश करती हैं, यानी हिमालय के उत्तर से भारत में प्रवेश करती हैं। तो उन नदी का नाम है सिंधु नदी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी, जो कि भारत यानी हिमालय के उत्तर से ये तीनों नदियां भारत में प्रवेश करती हैं। ये रिसेंटली यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर कर दी गई हैं। अगर आप लोगों को यहाँ से कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है,
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। दोस्तों ये पूरा का पूरा हमारा मैप पूरा भर चुका है, तो दोस्तों इसको आप लोग कम से कम मैप बना करके 2-3 बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, 2-3 बार ट्राई कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों के दिमाग में मुझे 100% कन्फर्म है कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन आएंगी तभी जब इसको आप 2-3 बार रीड करोगे। कम से कम 2-3 बार मैप बनाइए, ट्राई कीजिए, तभी आप लोगों के दिमाग में जाकर ये सारी चीज़ें कन्फर्म होंगी। और वैसे भी ये जो भारत है, भारत जो है कि नदियों का देश है। क्या है? नदियों का देश है। इसमें छोटी बड़ी नदियाँ मिलाकर कम से कम भारत में 4000 नदियाँ पाई जाती हैं। और इन 4000 नदियों से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं तो ये इन्हीं सारी नदियों से, जो कि मैंने जो पढ़ाया है, इन्हीं सारी नदियों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। और इसको ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो मैंने जितना ही पढ़ा है इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।